एंड वेलकम बैक टू नॉलेज सूप यूपीएससी। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी और लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को डिस्कस कर लिया। आज हमारे सेशन में हम लोग आर्टिकल 14 को, जो राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम लोग सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये सारी जो आर्टिकल्स हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी एक अच्छी नॉलेज आपको मिल सके। ऑलराइट, सो मैं हूँ आयुष और लेट्स बिगिन टुडेज़ सेशन। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये हमें आर्टिकल 14 प्रोवाइड कराता है। ये मौलिक अधिकार हमें आर्टिकल 14 से मिलता है, जिसमें समानता के बारे में बात करी गई है। और इसमें दो तरह के लॉज को फॉलो किया जाता है बेसिकली, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट किसी भी पर्सन को कभी भी डिनाई नहीं करेगी इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उस कंट्री के टेरिटरी के अंदर। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसको किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में, अगर वो जाना चाहे किसी कोर्ट में और उसको कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए वो शिकायत दर्ज कराता है, तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके स्टेटस को नहीं देखा जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो। तो ये सारी बातें की गई हैं आर्टिकल 14 के अंदर। सारे लोग जितने भी होंगे हमारे देश में, इवन उसके अलावा जो भी फॉरेनर्स होंगे, उनको भी ये लॉ मिला होगा, मिला रहेगा। ठीक है, वो भी इस राइट को अवेल कर सकते हैं जो यहाँ के नहीं हैं। उनके लिए भी कानून की बराबर समान व्यवस्था है। वो भी चाहें तो जाके इसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं अगर उनको किसी चीज़ की डिप्राइवेशन हुई है हमारे कंट्री में तो। ठीक है, और जो इसमें पर्सन्स का यूज़ किया गया है, जो वर्ड पर्सन्स यूज़ किया गया है, वो इंक्लूड करता है लीगल पर्सन्स, जो कि होंगे कोई संवैधानिक कॉरपोरेशन के लोग, किसी कंपनी के या रजिस्टर्ड सोसाइटी के आदमी होंगे, या किसी भी और अदर टाइप के कोई लीगल पर्सन होंगे, तो उनके लिए यूज़ किया गया है। जो यहाँ पे ये पॉइंट है कि दिस प्रोविज़न कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स। तो कोई कॉमन फॉरेनर्स जो है उनके लिए नहीं, बल्कि वैसा फॉरेनर, वैसा पर्सन जो कि लीगल पर्सन हो, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, कंपनीज़, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ और इस तरह किसी अदर लीगल एंटिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई पर्सन हो, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो भी आर्टिकल 14 के अंदर उसको भी सुरक्षा दी जाएगी। जो कंसेप्ट है हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये आया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आगे अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कही गई है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो उसमें पॉइंट्स ये हैं, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये कहता है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी पर्सन को नहीं दी जाएगी। ये पहला पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट कहता है कि हर पर्सन को जो उस कंट्री का, जिस कंट्री में हम लोग अभी रह रहे हैं, भारत हमारे देश में, इसी तरह से जो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसमें ये चीज़ कहा गया कि अगर ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, तो ऑल पर्सन्स जो भी अंदर रहेंगे उस कंट्री में, उनके लिए सारे लॉ बराबर होंगे। सभी लोगों के लिए वो लॉ बराबर होंगे जो उस देश में
पालन किया जाता है जिस लॉ का, ठीक है। तीसरी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझा जाएगा कि वो किसी भी कानून से बढ़ के है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा देश का जिसको कि देश के कानून से ऊंचा समझा जाएगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हायर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, जो भी डिस्टिंक्शन हमने अभी सामाजिक व्यवस्था में बना रखी है। वैसे तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल व्यक्ति हो, कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो, वो कभी भी कानून से ऊपर नहीं होगा। ये इसका तीसरा पॉइंट है। फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे आर्टिकल में जो चीज़ ली गई है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उसमें भी कुछ अपने पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये कहता है कि जब सर्कमस्टांसेस इक्वल हों, मतलब अगर मैंने कुछ किया, ठीक है, अगर मैंने कुछ काम किया अभी, तो जो अभी मेरे चारों तरफ देश की व्यवस्था है, जो अभी अगर स्मूथली सब गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, सारी बॉडीज़ फंक्शन कर रही हैं, इस बीच अगर मैंने कुछ किया तो जो लॉ मेरे ऊपर लागू होगा वो आज से साल भर के बाद अगर किसी और व्यक्ति ने कुछ किया और उस पर अगर वो लॉ लागू हो रहा है, तो ये देखा जाएगा कि क्या सर्कमस्टांसेस उस समय भी, जो इस वक्त पे नॉर्मल फंक्शन कर रही है गवर्नमेंट और बॉडीज़, क्या उस समय भी हैं। अगर हैं तो वो सेम लॉ उन पे भी लागू होगा। तो ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज, ठीक है। दोनों केसेस में, चाहे आपको प्रिविलेज दिया गया हो या कोई लाइबिलिटीज दी गई हो बाय द लॉ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर जितने भी सारे पर्सन्स हैं जो कि सिमिलरली सिचुएटेड हैं, तो उन सबों पे वो कोई अगर स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है किसी एरिया में, मान लीजिए आप किसी एरिया की बात मैं कर लेता हूँ कि मान लीजिए आपकी एक लोकेलिटी है, उसमें 100 लोग रह रहे हैं, 100 जने हैं, और तो एक ही जगह पे वो सिचुएटेड है, और उस लोकेलिटी के लिए अगर कोई लॉ पास करा गया है, उस पर कोई लॉ बनाया गया है, इम्पोज किया गया है, तो वो सबके लिए एक समान होगा। ये इसका सेकंड पॉइंट कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। तीसरी बात ये कहता है सभी समान व्यक्ति के लिए, हाँ, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सभी समान हैं लेकिन फिर भी सभी अलग अलग हैं। इसका क्या मतलब है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सभी हैं, नागरिक सभी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक कानून सबके लिए एक जैसी हो जाए। लाइक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे पास अलग डिफरेंट लॉज हैं, लेकिन वो सारे लॉज उनके लैंड से जुड़े हुए हैं। आप बाहर से जाके उनके लैंड को इनक्रोच नहीं कर सकते हैं, उसको ले नहीं सकते हैं, आप ख़रीद नहीं सकते हैं, और कुछ और भी सारी लॉज हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस ये जानिए अभी कि उस तरह के जो लॉज होते हैं तो सभी इंडिया के ही सिटीज़न, लेकिन फिर भी हम लोग उनको समान होते हुए भी थोड़े अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग ये काम करते हैं। हम लोग उनके भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो मैंने एक एग्जांपल दिया है अभी आपको, ऐसा नहीं है सिर्फ यही सोच लीजिएगा कि उनके लिए ही ये बात कही गई है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ये बहुत सारे केस में हो सकता है। क्रिमिनल लॉज में भी ये चीज़ आप इसको समझ सकते हैं, उस सिनारियो में भी आप इसको डाल के समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात करता है जो हमारे पास आर्टिकल 14 में दिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। तो
अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था कि जो पहला है हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो एक निगेटिव कॉन्सेप्ट हमें दिखाता है। निगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों दिखाता है? क्योंकि ये कहीं भी पूरी तरीके से जो है हमारे देश की सॉवरेंटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जो लॉ इम्पोज की जाएगी, जो लॉज बनाई जाएंगी, उसको ये सही से जस्टिफाई नहीं कर पाता है ये, ठीक है। जहाँ की ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये बहुत पॉजिटिव इन सेंस है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है। इसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कि किस समय पे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे सभी लाइक हैं फिर भी वो अलाइक हैं, एक होते हुए भी सब में एक इंडिविजुअलिटी को दर्शाना, ये सारी बातें की गई। तो हम लोगों ने इंक्लूड दोनों को कर रखा है अपने में, और सिर्फ यहाँ पे ये समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो कहीं ना कहीं निगेटिव कॉन्सेप्ट है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो पॉजिटिव इन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड आर्टिकल 14 जो है वो क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है, उसको रोकता है कि आप किसी भी क्लास बेसिस पे, जो सोसाइटीज़ में क्लासेस बना दी जाती हैं, उस बेसिस पे आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं, उसको ये रोकता है। लेकिन ये रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट और ट्रांजैक्शन ऑफ लॉ को परमिट करता है। अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन मतलब वैसे लोग जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको हमारी हिस्ट्री में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि वो आगे आकर कुछ अच्छे काम कर सकें, पढ़ाई कर सकें, सोसाइटी में इक्वल स्टेटस मिले उनको। तो कुछ रीजनेबल जो भी क्लासिफिकेशंस होंगी वो किसी पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स और ट्रांजैक्शन ऑफ लॉ के लिए वो परमिट करता है आर्टिकल 14। इन ऑर्डिनरी केस जो क्लासिफिकेशन है, क्लास लेजिस्लेशन है, उसको ये फॉरबिड करता है, रोकता है। लेकिन जो भी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए वो आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी अपने मन से हम लोग इम्पोज कर दिए, कोई भी क्लासिफिकेशन कर दिए, जैसे मन चाहा कर लिए, वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा जो भी क्लासिफिकेशन होगी उसको बहुत अच्छे से बैठ के चर्चा करके और सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके, हिस्ट्री को देख के, अभी की सिनारियो को, अभी का ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देख के, इस तरह से ही सारी डिसीजंस लेनी चाहिए, और वही वैलिड होगा जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी वायलेट ना करे, उसको कभी भी चैलेंज ना करे। तो वैसे क्लासिफिकेशंस ही सिर्फ वैलिड होंगे। अब आगे है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। रूल ऑफ लॉ ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से ही निकल के आया है। जो कि रूल ऑफ लॉ जो है हम लोगों को ए वी डाइसी एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, और उसी के अंदर से ये इक्वालिटी बिफोर लॉ इवॉल्व होकर निकला है। तो जो ए वी डाइसी थे वो कहे थे, उनके कॉन्सेप्ट के अंदर 3 चीज़ें कही गई थी। पहला कि कोई भी आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी। जो रूल ऑफ लॉ होगा उसके अंदर 3 बातें हैं, जिसमें कि पहली बात थी कि आर्बिट्ररी पावर किसी भी आदमी के पास नहीं होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, उसको पनिश किया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक। कोई भी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ।
दूसरी बात क्या कहते थे एवी डाइसी जी रूल ऑफ लॉ के अंदर, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है उसका मतलब होता है कि हम सारे सिटीजन्स को इक्वल माने, और जो भी लॉज उस किसी कंट्री के अंदर बनाई गई है वो सबके लिए एक बराबर होंगी, वो हर सिटीज़न के लिए एक बराबर होगी। ये दूसरी बात थी। तो ये दोनों पॉइंट को इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये दोनों पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। तीसरी पॉइंट जो है वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तीसरी पॉइंट है कि जो राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी होगा, उसको हम लोग प्राइमरी मानेंगे। ऐसा क्यों? कि वो सोचते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बना है बाय द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, वो हर व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स के का रिजल्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हाँ, और उसको एनफोर्स किया जाता है बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। उस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया जाता है बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो इस तर्क पे वो कहते थे कि सबसे पहले सारे इंडिविजुअल के राइट्स को प्राइमरी माना जाएगा। तो ये एक निगेटिव कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ कोई एक व्यक्ति की राइट्स प्राइमरी नहीं है, देश सबसे पहले है। तो इन तीनों पॉइंट्स में ऊपर के दो पॉइंट्स के किसी के पास भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगी और सभी कोई जो इस देश में लॉ बनाए जाएंगे वो सबके लिए समान होगी। ये दो पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करते हैं अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, तो इसमें क्या एक चीज़ की गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ हमने लिया है अंडर आर्टिकल 14, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं बाय एनी अमेंडमेंट्स। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ एक्सेप्शंस के बारे में जानेंगे कि ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी हमने देख लिया कि सभी लोगों के लिए ये समान लॉज होंगी, सब पे इक्वली ये इम्पोज होगा ये लॉज जो भी बनाए जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन लॉज के भी ऊपर होंगे इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, वो स्पेशल पोस्ट्स कौन सी होंगी जहाँ पे ये लॉ जो है काम नहीं करेगा, इसको आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक्सेप्शंस क्या है हमारे आर्टिकल 14 की? तो रूल ऑफ इक्वालिटी की बात तो ये करता ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो लॉ है, जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, ये एब्सोल्यूट इन नेचर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इन सेवरल केसेस, इस लॉ को नहीं फॉलो किया जाता है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं उसको अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर एक्सेप्शंस हैं इसके, उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला है कि जो भी हमारे देश के प्रेसिडेंट होंगे, जो राष्ट्रपति होंगे या किसी स्टेट के कोई गवर्नर होंगे, ठीक है, वो लोग कुछ इम्यूनिटी होगी उनके पास, जो कि आर्टिकल 361 में मेंशन किया गया है। कुछ इम्यूनिटीज़ होगी उनके पास। तो वो कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ होगी? वो है कि वो दोनों जो हैं वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। जो भी अपने पावर का और जो अपनी वो ड्यूटी दे रहे हैं अपने ऑफिस में, जो अपने पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, राष्ट्रपति या गवर्नर, या जो भी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग हिज ऑफिस टर्म, उसके लिए वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे। इससे उनको इम्यूनिटी है।
कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जब उनका गवर्नर का या प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑफ टर्म चल रहा है, अभी वो ऑफिस में हैं, अभी उनको वहाँ से रिलीव नहीं किया गया है, अगर वो अभी कार्यरत हैं, तो उस वक्त में उन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है। तीसरी इम्यूनिटी है कि किसी भी तरह का अरेस्ट या उनको इम्प्रिजनमेंट उनके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है उनके टर्म ऑफ ऑफिस के समय पे। अगर वो ऑफिस में अभी हैं, कार्यरत हैं, अभी काम कर रहे हैं, तो उस वक्त में उन पे कोई भी चार्जेस लगा के आप उनको अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इम्यूनिटी उनको मिलती है कि जितने भी सारे सिविल प्रोसीडिंग्स होंगे, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो तो होंगे ही नहीं, चला ही नहीं सकते आप, लेकिन अगर वो अभी कार्यरत हैं, अभी काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस ऑफ टर्म में हैं, तो उस वक्त पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं बल्कि आप सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। लेकिन उसके पीछे एक ये भी है, क्लॉज भी है कि पहले आपको 2 मंथ का नोटिस देना होगा उनको, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। उसके बाद उस नोटिस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद पहले उनको अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, फिर 2 महीने के बाद उस ऑफ जो एक्सपायर हो जाएगा वो टर्म, वो नोटिस पीरियड, तभी आप सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं उनके खिलाफ। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पे उनको इम्यूनिटी दिलाते हैं अंडर आर्टिकल 361। नेक्स्ट है हमारे पास कि आर्टिकल 361A ये कहता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। अगर कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहा है या रेडियो पे काम कर रहा है या टेलीविज़न पे काम कर रहा है, तो उसको उस पर आप सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हैं अगर वो सच्ची रिपोर्ट दिखा रहा हो कोई भी हाउस की। अगर वो हाउस पार्लियामेंट की हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा है, उसके प्रोसीडिंग्स की अगर वो सच्ची रिपोर्ट दिखा रहे हैं, या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की कोई प्रोसीडिंग्स है और उसकी वो सच्ची रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उस बेसिस पे आप उनको कभी भी उनके ऊपर क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हैं। ये आर्टिकल 361 ये कहता है। ठीक। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि वैसा आदमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट का सदस्य होगा, उस पे आप किसी भी तरह का सिविल प्रोसीडिंग्स उनको आप वो लायबल नहीं होगा। बेसिकली वो इस बात के लिए लायबल नहीं होगा कि अगर वो अपने सदन में, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है या लोकसभा का मेंबर है या हाँ इन दोनों का मेंबर है, अंडर आर्टिकल 105 ये सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर की बात करता है। तो अगर पार्लियामेंट में वो सदस्य है उसका मेंबर, और अगर वो कुछ अंदर कहता है, ऐसी टिप्पणी भी करता है जो कि सामाजिक सोसाइटी के स्तर पे सही नहीं हो, तो इस बेसिस पे उसको आप लायबल नहीं ठहरा सकते हैं। या अगर वो व्यक्ति अगर कोई वोट देता है, पार्लियामेंट में कोई वोटिंग होती है, उसमें वोट करता है, तो या किसी कमेटी के लिए वो वोट करता है अंदर में, तो उसके भी बेसिस पे आप उस पर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हैं, कोई वो लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी। ठीक है। तो इसकी इम्यूनिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। और यही सेम चीज़ अंडर आर्टिकल 194 मेंशन किया गया है, यही सेम इम्यूनिटी दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर में जो उनके मेंबर होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनके लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि आर्टिकल 31C ये एक एक्सेप्शन है पूरी की पूरी आर्टिकल 14 के लिए। ऐसा क्यों है कि ये कहता है कि अगर कोई स्टेट, कोई राज्य ये चाहे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूज़ करना चाहे कि उसके हिसाब से अगर कोई
लॉ बनाना चाहे जो कि कंटेंड है इन क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी के हिसाब से अगर कोई लॉ वो राज्य बनाना चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूज़ करके, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस कि आप आर्टिकल 14 को वायलेट किया जा रहा है यहाँ पे। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जहाँ जहाँ आर्टिकल 31C आएगी वहाँ पे आर्टिकल 14 ख़त्म कर दी जाएगी, वहाँ से वो चली जाएगी, वहाँ पे आप आर्टिकल 14 के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर 31C का यूज़ कर रहे हैं आप कहीं पे, तो वहाँ आप आर्टिकल 14 के साथ कंपेयर करके उसको आप नहीं देख सकते हैं कि आप उसको वायलेट कर रहा है या ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, आर्टिकल 31C। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो फॉरेन सॉवरेंस होंगे, जो रूलर्स होंगे किसी कंट्री के एम्बेसडर होंगे वहाँ के, या कोई डिप्लोमेट होगा, तो उनको भी इम्यूनिटी मिलेगी हमारे देश में क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स से, इसकी इम्यूनिटी मिलती है उनको। और लाइकवाइज हमारे कंट्री के भी अगर कोई एम्बेसडर या हाई कमिश्नर कहीं किसी और कंट्री में होते हैं तो उनको भी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है। और एक और संस्था है जिसके बारे में आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी ये कमेंट में बताइएगा आप। और इन यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो भी एजेंसीज़ है, जितनी सारी भी बॉडीज़ हैं इनकी, वो लोग भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करेंगे। उनके जितने सदस्य होंगे वो अगर किसी भी कंट्री में हैं या जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो उनके पास भी वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स ये दिखाते हैं कि आर्टिकल 14 जो है, इन सभी चीज़ों पे कुछ पोस्ट्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, फिर डिप्लोमेट्स का, एम्बेसडर्स का, फॉरेन नेशनल्स जो होंगे, इस तरह की चीज़ों पे, या यूएनओ होगा, इन पे लागू नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनको इम्यूनिटी दी जाती है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट होता है इन सारे पॉइंट्स में। ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इसको भी जानना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आज के लिए बस हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं हमारी सेशन को। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो and do share it with your friends. Thank you so much.